Class 10th exercise 3.3 question 3. Form the pair of linear equations for the following problems and find their solution by substitution method. इस क्वेश्चन के टोटल 6 पार्ट्स हैं. इस क्वेश्चन के पिछले पार्ट्स में आपको पिछले वीडियोस में बता चुकी हूँ. इस पार्ट में मैं 5th and 6th पार्ट सॉल्व करूँगी. सो 5th क्वेश्चन कुछ इस तरह से है. A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि हमें क्या दिया है कि एक अननोन फ्रैक्शन है जिसमें अगर हम 2 जोड़ेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो हमारा क्या फ्रैक्शन बन जाएगा 9/11. अगर हम उसी फ्रैक्शन में 3 को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा 5/6. सो हमें फाइंड करना है फ्रैक्शन को. तो हम न्यूमरेटर को क्या राइट कर लेंगे x और डिनोमिनेटर को y. तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा x/y. तो हमारी पहली सिचुएशन क्या दे रखी है कि अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 9/11. तो हम लिखेंगे x + y जो कि हमारा न्यूमरेटर है, y + 2 अपॉन में लिखेंगे जो कि हमारा डिनोमिनेटर है, इक्वल टू में 9/11 लिखेंगे. ठीक है, ये क्या हो गई हमारी पहली कंडीशन. अब हम इससे एक इक्वेशन बनाते हैं. तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे. 11 का x और x + 2 में कर देंगे मल्टीप्लाई और y + 2 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे 9 में. तो हमने इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया है. अब हम क्या करेंगे इसे सॉल्व करेंगे. सो 11x यहीं रहेगा, -9y यहाँ आ जाएगा, इक्वल टू में क्या करेंगे 18 तो वहीं रहेगा और जो 22 प्लस में है वो माइनस में इधर आ जाएगा. ठीक है, तो 11 - 22 -4 होता है. तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 11x - 9y = -4. ठीक है, तो ये हमारी पहली इक्वेशन हो जाती है. इसको मैं बॉक्स के अंदर कर देती हूँ. ये क्या है हमारी पहली इक्वेशन. अब हम बढ़ते हैं हमारी दूसरे सिचुएशन की तरफ जिससे हम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे. सो दूसरी सिचुएशन ये दी है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम दोनों में 3 जोड़ेंगे तो हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा 5/6. सो हम लिखेंगे x + 3 अपॉन y + 3 इक्वल टू 5/6. अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं. 6 का मल्टीप्लाई हम x + 3 में कर रहे हैं तो यहाँ पे 6x + 18 आ गया है. y + 3 का मल्टीप्लाई हम 5 में कर देंगे तो 5y + 15 आ जाएगा. ठीक है, अब यहाँ लिखते हैं 6x, लिख देती हूँ 6x - 5y यहाँ आ जाएगा, 15 वहीं रहेगा और 18 वहाँ चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा. ठीक है, 15 - 18 6x - 5y = -3. ये क्या बन जाती है हमारी इक्वेशन 2 बन जाती है. ठीक है, इसको मार्क कर दिया मैंने. ठीक है, अब हम क्या करेंगे हमारे पास 2 इक्वेशन आ चुकी हैं. अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं. सो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे x को सब्स्टिट्यूट करेंगे. ओके, तो पहले तो इक्वेशन नंबर 1 से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. बाय इक्वेशन 1 x = -4 + 9y अपॉन में क्या जाएगा होल में, अपॉन में जाएगा 11. तो यहाँ लिख देती हूँ मैं 11. इसको मैं बॉक्स के अंदर रख देती हूँ. ठीक है, अब क्या करना है हमें x की वैल्यू मिल गई है तो अब हम इस x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो यहाँ पे लिख देते हैं पुटिंग x in इक्वेशन 2. ठीक है, हम x को इक्वेशन 2 में x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा हम यहाँ लिखते हैं. अब इसको मैं एक अलग बॉक्स में लिख देती हूँ. ठीक है, सो 6 तो हम एज इट इज़ लिखे रहने देंगे और यहाँ ब्रैकेट में x की वैल्यू लिख देंगे. x की वैल्यू क्या आई है हमारी -4 + 9y. ठीक है, अपॉन में 11 और यहाँ -5y = -3. ठीक है, यहाँ पे मैं ब्रैकेट अपॉन में 11 लगा देती हूँ. इसको अब सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले तो क्या करेंगे
सो 6 मल्टीप्लाई बाय -4 हो जाएगा -24, प्लस में हमारा 6 मल्टीप्लाई बाय 9 क्या हो जाएगा, प्लस में 54y हो जाएगा, -5y एज इट इज़ रहेगा, इक्वल टू -3 रहेगा, और अपॉन में हम यहाँ पे 11 लिख लेंगे। सो लिख लेते हैं 11। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये जो -5y है और ये -24 प्लस 54y है, इन सब का LCM निकालेंगे। ठीक है, तो LCM में क्या आ जाएगा, हमारा LCM 11 आ जाएगा। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। -24 तो एज इट इज़ रहेगा, प्लस 54y एज इट इज़ रहेगा। ये जो -5y है ये -55y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे -5y का -55y कर देते हैं, क्योंकि उसमें हमने 11 का मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अपॉन में क्या जाएगा, हमारा 11 जाएगा, क्योंकि हमारा LCM क्या है 11, इज इक्वल टू, यहाँ लिखते हैं इज इक्वल टू 3 -3। ठीक है, अभी जो 11 यहाँ लिखा है इसको हम वहाँ मल्टीप्लाई में ले जाते हैं और इन सबको सॉल्व करते हैं। सो -24 को तो एज इट इज़ लिख देते हैं, प्लस 54y -55y को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा -1y इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई बाय 11 क्या हो जाएगा, -33। ठीक है, अब देखिए ये जो -24 है ना, हम उसको -33 वाली साइड ले जाएंगे, प्लस में कर देंगे और इसे। ठीक है, सो -33 को तो एज इट इज़ लिख देते हैं, और ये जो है 24 को +24 कर देते हैं, इक्वल टू में हम लगा देते हैं इसको। ये सब सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, हमारा y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। ठीक है, तो हम इसको बॉक्स के अंदर लिख देते हैं। अब मैं ये सब रब कर रही हूँ क्योंकि अभी मेरे पास जगह नहीं है, आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे, हम ये जो हमने y की वैल्यू निकाल ली है इसको हम इक्वेशन 2 में या 1 में किसी में भी रख के x की वैल्यू फाइंड करेंगे। हम यहाँ लिखते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 वी गेट, क्या मिल जाएगा अगर हम y की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखेंगे। हम रख के देखते हैं, 6x को एज इट इज़ लिख देते हैं। y की वैल्यू हमारी 9 आई थी, तो 9 का मल्टीप्लाई हम -5 में करके यहाँ -45 लिख देंगे, इक्वल टू -3 एज इट इज़ लिख देंगे। अब -45 को हम -3 के साइड ले जाएंगे, तो उन दोनों को सॉल्व करने पे हमारा क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा। ठीक है, अब हम 6x इक्वल टू 42 को सॉल्व करेंगे। हमारी वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 42/6 क्या हो जाता है, 7 हो जाता है। तो x की वैल्यू हमारी आ गई है 7, यहाँ लिख लेते हैं 7। y की वैल्यू क्या थी, हमारी 9 थी। ठीक है, हमने फ्रैक्शन को कैलकुलेट किया था, ऊपर देखिए, ऊपर हमने लिखा था फ्रैक्शन x/y। ठीक है, तो अगर हम x/y में उनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो हमारा फ्रैक्शन किस तरह से बन जाएगा, 7/9। ठीक है, x/y क्या हो जाएगा, 7/9। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, हमारा जो फ्रैक्शन हमें फाइंड करना था वो यही हो गया, 7/9। हम यहाँ लिख भी सकते हैं, इफ़ यू वांट कि हैंस आवर फ्रैक्शन इज 7/9। इसी के साथ हमारा जो पार्ट 5 है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, मूव करेंगे हमारे पार्ट 6 की तरफ। पार्ट 6 है, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? क्वेश्चन में करना क्या है, क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि 5 साल बाद जैकब की जितनी भी एज होगी उसके बेटे की 3 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, उसके बेटे की एज की 3 टाइम्स, और 5 साल पहले जो जैकब की एज थी उसी का 7 टाइम्स उसकी बेटे की एज थी। ठीक है, तो उनकी प्रेजेंट एजेस हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, जैकब की एज को x लेट कर लिया है, उसकी सन की एज को y लेट कर लिया है। अब हम हमारी फर्स्ट सिचुएशन के हिसाब से लिखते हैं, 5 years hence मतलब क्या हो जाएगा, 5 years लेटर। तो 5 years लेटर मतलब प्रेजेंट एज +5, x +5 कर दिया। वैसे ही जैकब के बेटे की एज में भी हमने 5 ऐड कर दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में दे रखा है कि जो 5 साल बाद जो थी जैकब की बेटे की एज वो 3 टाइम्स थी जैकब की एज के, तो हमने उसके बेटे की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं 3y + 15। अब इसे सॉल्व करेंगे, x - 3y हो जाएगा इधर आके, और 15 को तो एज इट इज़ लिखे रहने देंगे, एंड 5 जो प्लस में था यहाँ पे उसको हम
माइनस में ले आएंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। x माइनस 3y इक्वल टू 10, ये हमारी क्या बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारी इक्वेशन 2 बनाते हैं। इक्वेशन 2 के लिए हम पहले तो सिचुएशन पढ़ते हैं। हमारी सिचुएशन दे रखी है कि 5 ईयर्स एगो मतलब उनकी प्रेजेंट एज से -5 करना है हमें, ठीक है। तो उनकी प्रेजेंट एज क्या थी, जैकब की तो x थी, तो x माइनस 5 तो जैकब की हो गई, ठीक है। और जैकब के बेटे की प्रेजेंट एज थी y, तो y में से हम 5 माइनस कर देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि जैकब की एज उसके बेटे के 7 टाइम्स हो जाएगी 5 साल पहले। तो हम क्या करेंगे, जितनी भी जैकब के बेटे की एज होगी उसमें हम 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो x माइनस 5 एज इट इज़ लिख देंगे, 7y हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे -35 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 7y जो वहाँ पे प्लस में था x के पास आके माइनस में हो जाएगा। -35 में अगर +5 करेंगे तो -30 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाती है, -30 + 7y, ठीक है। ये क्या बन गई, हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ लिखते हैं बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इसको पहले मैं बड़ा कर देती हूँ, और फिर क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे, ये बीच में हम ये भी लिखना ज़रूरी है कि हमने x की वैल्यू कहाँ से फाइंड किया। तो मैंने यहाँ लिख दिया है फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। हमें क्या मिलेगा, हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से जो हमने x की वैल्यू निकाल ली है ना, x इक्वल टू -30 + 7y, इसको हमें कहाँ पुट करनी है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। तो हमने x की जगह -30 + 7y पुट कर दिया है, -3y इक्वल टू 10 एज इट इज़ लिखे रहने दिया है, और हमने +7y -3y को सॉल्व करा तो 4y आ गया है, इक्वल टू 10 + 30 हो गया है, जो -30 था उधर जाके +30 हो गया है, 4y इक्वल टू 40। और इसी तरह से हमने y की वैल्यू निकाल ली, तो y की वैल्यू हमारी आ गई है 10। अब हम क्या करेंगे, आगे हम y की वैल्यू की मदद से x की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ एक लाइन लिखेंगे, नाउ वी विल पुट, यहाँ गेट लिख दिया मैंने गलती से, यहाँ लिख देती हूँ पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। आप चाहें तो इक्वेशन 1 में भी y की वैल्यू रिप्लेस करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ओके। हम यहाँ लिख लेते हैं x इक्वल टू -30 प्लस 7 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 70 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 70 - 30 कितना होता है, 40 होता है। तो x की वैल्यू हमारी 40 निकल चुकी है। तो पहले मैं इसको बॉक्स के अंदर लिख देती हूँ, फिर हम यहाँ लिखेंगे एक हैंस लाइन लिखेंगे यहाँ पे, हैंस एज ऑफ जैकब की एज हमने कितनी लाइट की थी, x लाइट की थी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 40। तो यहाँ लिखेंगे जैकब की एज होगी 40, और जैकब के बेटे की एज हमने कितनी लाइट की थी, हमने y लाइट की थी, और y की वैल्यू हमने 10 निकाल ली है। तो जैकब की सन की एज कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। जैकब सन इक्वल टू 10। इसी के साथ हमारा जो थर्ड क्वेश्चन था उसके सारे पार्ट सॉल्व हो जाते हैं।